नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 2023 की 24 जुलाई की शिफ्ट 4। तो 24 जुलाई शिफ्ट 4 के जो मैथ्स का पेपर है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें कैसे सवाल आए हैं और कैसे हमें एग्जाम में उसे अप्रोच करना चाहिए था, क्या उसके बेस्ट मेथड हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल क्या है हमारे पास में। तो पहला सवाल दे रखा है कि एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 3 पेपर ए, बी और सी में बैठना था। परीक्षार्थी ने पेपर ए में 75% अंक प्राप्त किए, बी में 80% और सी में 60%। उसके बाद ए, बी, सी को क्रमशः 40%, 50% और 10% भारांक दिए गए। तो चलो यहाँ देखो 3 पेपर थे, एक ही व्यक्ति बैठा है, लेकिन पेपर कितने थे? 3 थे। जैसे ये था ए, बी, सी। अब इसमें उसने कितने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो ए में उसने प्राप्त किए 75%, बी में उसने प्राप्त किए 80% और सी में उसने प्राप्त किए हैं 60%। ठीक है। अब उसने क्या बोल रखा है कि हमें ए से केवल 40% लेना है। ए से हमें कितना लेना है? 40%। बी से हमें लेना है 50% और सी से कितना लेना है? 10%। उसके बाद हमें बताना है कि ओवरऑल उसने कितने प्रतिशत प्राप्त किए। तो सिंपल है, 75 का 40% निकालो। तो 75 का डायरेक्ट कर दो 2/5। तो 5 से 75 काटो, कितना होगा? 15। 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 30%। उसके बाद बी का निकालो 50%। बी में क्या है? 80% प्राप्त किए, तो उसका 50% निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में? 40%। उसके बाद सी का 10%, तो 60% का 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में? 6%। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 30 और 40 70 और 6 76%। तो उसने ओवरऑल कितना प्रतिशत प्राप्त किया है? 76%। ठीक है, आ रही इतनी बात समझ में? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है हमें? धर्मेंद्र 13 घंटे में धारा के विपरीत 80 किलोमीटर और धारा की दिशा में 120 किलोमीटर नाव चला सकता है। साथ ही वह 10 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर और धारा की दिशा में 88 किलोमीटर नाव चला सकता है। तो हमने ये जब 26 जुलाई की शिफ्ट 1 करवाई थी, उसमें भी एक ऐसा सवाल करवाया था कि आप तो एक लॉन्ग मेथड से कर सकते हो जिसमें आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी दो, और दूसरी हमने एक मेथड बताई थी जिसको आप बहुत ही आसानी तरीके से बी प्लस डब्ल्यू या बी माइनस डब्ल्यू, मतलब डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम, दोनों में से किसी एक की स्पीड को एज्यूम करके, वो एज्यूम करना बहुत सिंपल होता है। जैसे एक होती है हमारे पास में अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में कितना चल रहा है? अप स्ट्रीम में चल रहा है 80 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में कितना चल रहा है? 110 किलोमीटर। और उसे टोटल टाइम कितना लग रहा है? 13 घंटे। आने और जाने में कितना लग रहा है? 13 घंटे। ऐसे ही एक और इक्वेशन दे रखी है उन्होंने, बोल रखा है कि एक अप स्ट्रीम है और एक डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में यहाँ पे कितना जा रहा है? तो यहाँ पे जा रहा है 60 किलोमीटर और यहाँ पे कितना जा रहा है? 88 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे उसे? 10 घंटे। अब यहाँ पे देखो, ए वाली स्पीड उसने, सॉरी, ए वाली डिस्टेंस किस स्पीड से तय की हुई उसने? बी प्लस डब्ल्यू। और यहाँ भी बी प्लस डब्ल्यू से तय की होगी। ए वाली स्पीड बी माइनस डब्ल्यू से, और ए वाली स्पीड भी क्या आ जाएगी यहाँ पे? बी माइनस डब्ल्यू। ठीक है क्या समझो। अब जैसे हम क्या मानते हैं कि या तो अप स्ट्रीम की मान लो या डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम की मान लेते हैं। अब 110 और 88 को देखो, ये किसके मल्टीपल है? ये 11 के मल्टीपल है। लेकिन यहाँ समझो, अगर 11 को मान लूंगा यहाँ पे, तो 11 से इसे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 10 घंटे। तो यहाँ पे अगर 10 घंटे इन्होंने यूज कर लिया तो बचेगा कितना 13 में से? 3 घंटे। लेकिन 80 3 से कटेगा नहीं। तो इसके अलावा 110 और 88 काय का मल्टीपल है? 22 का भी मल्टीपल है। तो मैं मान लेता हूँ बी प्लस डब्ल्यू स्पीड हमारी 22 थी। तो यहाँ पे अगर मैं 22 किलोमीटर पर हार की स्पीड से 110 किलोमीटर चलूंगा तो कितना घंटे आ जाएगा मेरे पास में? 5 घंटे। अब मैं अगर 13 घंटे में से 5 घंटे चल लिया तो मेरे पास कितना समय और बचेगा? 8 घंटे और बचेगा। तो 80 किलोमीटर 8 घंटे से चला लो तो कितनी स्पीड आ जाएगी हमारे पास में? ये आ जाएगी हमारे पास में 10 किलोमीटर पर हार। मतलब क्या हुआ कि b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 22 आ गई और b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 10।
अब इन दोनों स्पीड से ही इस वाली वैल्यू को सेटिस्फाइड करवा लेते हैं। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई मतलब हमने सही वैल्यू एज्यूम की है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 22 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 घंटे। अगर ये 4 घंटे आ गया, इसे भी 10 से डिवाइड करो, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 6 घंटे। तो 6 और 4 मिला के कितना आ जाएगा 10। सेटिस्फाइड हो गई वैल्यू। मतलब मेरे पास में अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ गई 22 और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ गई 22 और अप स्ट्रीम की कितनी आ जाएगी 10। अब उसने पूछा क्या है कि धारा की चाल ज्ञात करें। तो धारा की चाल क्या होती है हमारे पास में, तो वाटर की चाल निकाल लो। दोनों को माइनस करके 2 का डिवाइड कर देंगे, तो 22 में 10 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास में, बटे में क्या कर देंगे 2। 22 में 10 जाएगा 12, 12 बटे 2 6। तो 6 किलोमीटर पर हार क्या आ जाएगी हमारे पास में धारा की चाल। ठीक है, समझ पा रहे हो इतना। चलिए अगले सवाल पे। तो अगला सवाल क्या है हमारे पास में, 6 मजदूर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम के लिए 10 मजदूर उपलब्ध है, लेकिन ये काम 8 दिन में खत्म करना है। इस काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी। तो टोटल काम क्या हो जाएगा, 16 जो मजदूर है, सॉरी 6 मजदूर जो है कितने दिन में कर पा रहे हैं 16 दिन में। अब हमें एक काम जो है 8 दिन में करवाना है और कितने मजदूर से करवाना है, मान लेते x मजदूर से करवाना है। तो 8 से इसे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 2 बार, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 16। तो जो अगर ये काम मुझे 8 दिन में कंप्लीट करवाना है तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी लगेगी, सॉरी आ जाएगा 12। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी लगेगी 12। हमारे पास उपलब्ध आदमी कितने हैं 10। तो 12 में 10 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो हमें कितने और आदमियों की जरूरत लगेगी, तो 2 आदमियों की जरूरत लगेगी। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक व्यक्ति अपने माल पर लागत मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 10% है तो x% और लाभ प्रतिशत के बीच क्या अंतर है। तो ये सवाल हमने जब 26 जुलाई शिफ्ट 1 करवाई थी उसमें भी एक कंसेप्ट लगा था सीपी और एमपी वाला। इससे पहले जो शिफ्ट करवाई थी उसमें भी लगा है और इसमें भी लग रहा है। तो क्या है कंसेप्ट, क्या बताया था, सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है हमारे पास में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट कितना दे रखा है हमें, दे रखा है 12%। तो 100 में 12 जाएगा, कितना बचेगा 88। और लाभ कितना है हमारे पास में 10%। तो 100 प्लस 10 कितना आ जाएगा हमारे पास में 110। तो इसे 11 से काट लो, 22 से कट जाएगा, तो 4 रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास में 5। अब x मतलब क्या है हमारे पास में, x मतलब है कि कितना अधिक अंकित किया है। तो हमारे पास में CP 4 है, MP 5 है, मतलब कितना अधिक अंकित किया हमने, एक अधिक अंकित किया, किस पे 4 पे। तो इंटू क्या कर देंगे 100%, कितना आ जाएगा हमारे पास में 25%। अब हमसे पूछा क्या है कि x, ये मान का आ गया हमारे पास में x का। तो हमसे पूछा x और लाभ प्रतिशत के बीच अंतर कितना है। तो 25% माइनस 10% बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 15। ठीक है, समझ पा रहे हो इतना, आ रहा है समझ में। चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में टाइम एंड वर्क का। 4 पुरुष 6 महिलाएं कार्य को 8 दिनों में कर सकती है और 3 पुरुष 7 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो 4 पुरुष और 6 महिलाएं कितने दिन में कर रही है 8 दिन में, और वही काम हमारा 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलके 10 दिन में करती हैं। ठीक है, इसे 2 से काटेंगे 4 बार, इसे 2 से 5 बार, तो कितना आ जाएगा ये 16m प्लस 6 चौक 24f बराबर 5 तिया 15m प्लस 35f। एम को इधर लाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास में 16 में 15 जाएगा 1, इसे 35 में 24 जाएगा, कितना बचेगा 11। मतलब मेरे पास में मेल और फीमेल की इफिशियंसी का रेशियो कितना आ गया 11:1।
अब पूछा क्या है हमसे, 10 महिला इस कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो चार जो पुरुष है और 6 महिलाएं 4 दिन में कर रही है, तो 4 इंटू 11 44, 44 और 6 करेंगे कितना आ जाएगा 50। तो हमारे पास में टोटल वर्ग कितना आ गया 50 इंटू 4, सॉरी 8, 50 इंटू क्या आ जाएगा 8। और हमें करवाना किनसे है, 10 महिलाओं से, तो 10 बटे क्या आ जाएगा इंटू 1, क्योंकि महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है 1। एक महिला अगर एक की एफिशिएंसी से काम करेगी तो 10 महिलाएं 10 इंटू 1 की एफिशिएंसी से कार्य करेगी। 10 से 10, 5 इंटू 8 कितना आ जाएगा हमारे पास में 40 डेज। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोर्डन स्ट्रीम से है। नाव धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है और धारा की विपरीत दिशा में 10 घंटे का समय लेती है। तो धारा की दिशा में कितना ले रही हो, तो धारा की दिशा मतलब b प्लस डब्ल्यू, बोट और वाटर की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 80 बटे 8 मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बोट माइनस डब्ल्यू मतलब बोट और पानी की स्पीड माइनस हो जाएगी धारा की विपरीत दिशा में। तो क्या आ जाएगा 80 बटे कितने देर में तय कर रही है 10 घंटे में, बटे क्या आ जाएगा 10 मतलब 8 किलोमीटर पर हार। पूछा क्या है हमसे, शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल निकालने की क्या करेंगे हम, बोट की स्पीड क्या आ जाएगी हमारे पास में, दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर दो, 10 प्लस 8 18 बटे क्या आ जाएगा 2 मतलब 9 किलोमीटर पर हार। ठीक है, क्लियर इतना, चले आगे। सिंपल सिंपल से सवाल होते हैं, बस डिपेंड ये करता है कि आप एग्जाम में बिना प्रेशर के परफॉर्म कर पा रहे हो उन्हें। ठीक है, सिली मिस्टेक नहीं करना है बिल्कुल भी। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा ज्योमेट्री का। एक ट्रायंगल दे रखा है, यह है हमारे पास में ट्रायंगल ए बी सी और ये हमारे पास में डी। तो बोल रखा है डी ई पैरेलल टू बी सी। अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है तो हमारे पास में रिजल्ट क्या बनेगा कि जो ए डी ट्राइंगल है वो ए बी सी ट्राइंगल के क्या हो जाएगा सिमिलर। ठीक है, उसके बाद दे रखा है हमें बी सी 8 और डी ई 6। डी ई 6 है और बी सी क्या है हमारे पास में 8। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो हमारे पास में ए डी ई का रेशियो जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 90। अगर ए डी ई का क्षेत्रफल 90 है तो बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर क्या होगा हमारे पास में इन दोनों की साइड का जो रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो साइड क्या है इसकी ए डी ई की 6 है तो 6 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा हमारे पास में 8 का स्क्वायर। तो 90 बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में 36 बटे 64। 4 से इसे काट लो 9 बार, 4 से 16 बार, 9 से 10 बार, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या आ जाएगा हमारे पास में 16 इंटू 10 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्लियर इतना, चले आगे। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है हमारे पास में कि आर जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, एस जो है किसी काम को 15 दिन में करता है और टी उसी काम को कितने दिन में करता है 10 दिन। तो टोटल वर्क मान लो, टोटल वर्क क्या होता है इन तीनों का एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास में 60। तो 20 से 3 बार, 15 से 4 बार और 10 से 6 बार, मतलब आर एस टी की इफिशियंसी क्या आ गई हमारे पास में 3, 4 और 6। अब बोल क्या रखा है कि आर जो है पूरे समय के लिए काम करेगा, लेकिन एस और टी क्या करेंगे एकांतर दिन में आर की मदद के लिए आएंगे। और सबसे पहले कौन आएगा, टी आएगा। मतलब फर्स्ट डे पे क्या होगा, फर्स्ट डे पे जो काम करेंगे वो करेंगे हमारे पास में आर और टी मिलकर। तो आर और टी 6 और 3 की एफिशिएंसी से कितना काम कर लेंगे 9 काम। और सेकेंड डे पे कौन आएगा हमारे पास में, सेकेंड डे पे जो आएंगे वो आएंगे हमारे पास में आर और एस, और इनकी एफिशिएंसी क्या है 3 और 4, मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास में 7।
तो मैं कहूँ कि मुझे 2 दिन का काम बताओ, तो 2 दिन का टोटल काम कितना हो जाएगा? 9 और 7 16। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 दिन का काम कितना आ जाएगा मेरे पास में? 6 दिन का काम आ जाएगा 48। लेकिन हमें करवाना कितना है? 60 काम करवाना है। तो 6 दिन का काम अगर 48 आ गया तो 7वें दिन पे कौन आएगा? फिर से आर ओ टी। 7वें दिन पे क्या होगा? फिर से काम करने आएंगे आर ओ टी, और कितना काम करके चले जाएंगे? 9। तो हमारे पास में 48 प्लस 9 कितना काम हो जाएगा? 57। अब 8वें दिन पे क्या होगा? 8वें दिन पे फिर से काम करने आ जाएंगे हमारे पास में आर और एस, और एक दिन में कितना काम कर देंगे? 7। लेकिन हमें करवाना कितना काम है? 3 काम। तो अगर 1/7 दिन में कितना काम करेंगे? 1। तो हमें 3 काम करवाना है, तो 3/7 दिन में कितना काम कर लेंगे? 3। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 57 प्लस 60, 3 प्लस 60 हो जाएगा। मतलब अब दिन कितने लगे हमें? 7 दिन तो पहले ही लग चुके थे, अब कितना लगा है? 3/7। तो 7 इंटू 7 49, 49 और 3 कितना आ जाएगा? 52/7 दिन। ठीक है, चले आगे। अगला सवाल क्या है? कोई धनराशि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? मतलब अगर मेरे पास में 1 रुपया है तो 3 रुपये कितने वर्ष में बनेगा? अगर ब्याज की दर क्या है? 8% की। मतलब मेरे पास में 1 रुपया तो इसमें मेरा ही है, और 2 रुपये क्या बन गया मेरे पास में? ब्याज। और कितने समय में बना है पता नहीं, लेकिन ब्याज की दर मुझे पता है क्या है? 8%। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि साधारण ब्याज किस पे डिपेंड करता है? साधारण ब्याज डिपेंड करता है रेट और टाइम पर। ठीक है, अब मुझे टोटल कितना प्रतिशत ब्याज मिला है? तो टोटल मुझे ब्याज मिला है 2 का, और किस पे मिला है? 1 पे, इंटू 100%। तो मेरे पास में जो ब्याज मिला है वो मिला है मुझे 200%। मतलब मेरे पास में रेट इंटू टाइम क्या आ गया? 200%। अब रेट दे रखी है मुझे 8%, इंटू टी बराबर क्या आ गया? 200%। तो टी बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में? 25 ईयर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इससे इसके अलावा आप एस आई बराबर पी आर टी अपन 100 से भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप ये वाली चीज मेंटली करते हो तो आपको एक लाइन में ही इसका आंसर मिल जाता। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट आप 2/1 मन ही मन करते 200% आ जाए, 200%/8 मतलब 25। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 20 रुपये पर केजी पर खरीदे गए आम को 30 रुपये पर केजी पर बेचता है। अभी इतना पढ़ो कि अगर सीपी 20 है तो एसपी कितना है? 30। मतलब मुझे कितना प्रतिशत का लाभ हो गया? यहाँ से 10 का लाभ हुआ, कितने पे? 20 पे। प्रतिशत लगाने के लिए कितना कर देंगे हम? 100%। मतलब कितना आ जाएगा? 50%। अब वो क्या बोल रहा है कि इसके अलावा भी हो 1000 ग्राम की जगह कितना यूज करता है? 800 ग्राम। मतलब 1000 ग्राम की जगह कितना यूज कर रहा है? तो यहाँ से भी वो लाभ कमा रहा है। ठीक है, लेकिन 50% तो हम ऑलरेडी लाभ कमा चुके हैं। किस पे? जो रियल वेट है। रियल वेट क्या है? 1000 ग्राम। तो इस पे कितना लाभ कमा चुके हैं हम? 50% का। तो इसका 50% निकालो, कितना आ जाएगा ये? 1500। ठीक है, अब हमें एक्चुअल में लाभ कितना हुआ? हम बेच कितना रहे? 800 ग्राम, और हम लाभ कितना कमा रहे? सॉरी, अब हम खरीद के लाए थे 800 ग्राम और बेच रहे कितना? 1500 ग्राम। तो हमारे पास में जो एक्चुअल सीपी बना वो क्या बन गया? 800 ग्राम। और एचपी कितना बन गया? 1500 ग्राम। मतलब मेरे पास में लाभ कितने का हुआ? 700, हाँ 700 का बटे 800 इंटू 100%। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 7/8 कितना होता है हमारे पास में? ये होता है 87.5। कैसे पता 87.5 होता है? 12.5% हमारे पास में होता है 1/8। तो ये कितना गुना हो रहा है? 7 गुना हो रहा है, तो मतलब कितना हो गया? 7/8। तो इसे भी 7 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 87.5। ठीक है, क्लियर है इतना? ये समझ आपको परसेंटेज में डेवलप करने को मिलेगी। ठीक, चले आगे।
रीमा अपनी मासिक आय का 35% खाद्य वस्तुओं पर और शेष का 15% कपड़ों पर खर्च करती है। हमने मान लिया उसकी जो टोटल आय थी वो थी 100, उसमें से उसने 35% खर्च कर दिया, तो कितना बच गया 65। उसके बाद फिर से उसने 15% खर्च कर दिया, तो 65 का 15% निकालो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकाल दे रहे 65 इंटू 15/100, तो 5 से 20 बार, 5 से 13 बार, 5 से 4 बार, 5 से 3, तो 13×3 = 39, 13×3 = 39/4। अब 40/4 कितना होता है 10, लेकिन एक कम है, तो 1/4 करो कितना होता है 0.25, तो 40 में से 0.25 घटाएंगे कितना, सॉरी 10 में से 0.25 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9.75, तो इसमें से माइनस करो 9.75, तो 65 में से 9 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास में 66, और 66 में 0.75 जाएगा कितना बच जाएगा 55.25, और 55.25 का हमें 40% निकालना है, इतना सेव कर रही हो, ठीक है। अब हमारे पास में 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने दे रखी है 27,500, मतलब ये कितने गुना वैल्यू है 275 गुना, तो इसको भी कर दो 275 गुना, ये हमारे पास में एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। इसे सोल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगी हमारे पास में 55.25, 40% को हम लिख सकते हैं 2/5 इंटू 275, 5 से इसे काटो कितने बार कटेगा 55 बार। अगर अपने हमें 11 का मल्टीपल दिखे तो उसे करना है हमें 11 से गुणा सबसे लास्ट में, क्योंकि 11 से गुणा करना सबसे आसान होता है हमारे पास में, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 5 इंटू 11, तो 5 का मल्टीप्लाई पहले 2 में करो, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, तो 10 का मल्टीप्लाई अगर मैं 55.25 में करूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 552.5 इंटू 11 बराबर क्या हो जाएगा, अब 11 से मल्टीप्लाई करो, तो लास्ट डिजिट लिखो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5, उसके बाद जोड़ना स्टार्ट कर दो, 5 इंटू 2, सॉरी 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा 7, फिर 2 प्लस 5 फिर से 7, फिर 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट अलग आने, मतलब 6077.5 हमारा सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चले आगे, अगला सवाल क्या है, एक खंभा 9030 सेंटीमीटर लंबा है, यहाँ 6:7:8 के अनुपात में केसरिया सफेद और हरे रंग में, मतलब 6:7:8 के अनुपात में खंभा होता है, तो मतलब टोटल कितना है ये हमारे पास में 21 रेशियो में, लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी 9030, 21 से डिवाइड करो, 21 चौक 4, 21 या 63, 430 गुना वैल्यू है, तो उसने पूछी काय की वैल्यू है केसरिया की, खंबे के हरे भाग की, हरा भाग कौन सा ग्रीन ए वाला है 8, तो इसे भी कर दो 430 गुना, तो 430 गुना कितना आ जाएगा हमारे पास में 8 24 32 2 34 3440 सेंटीमीटर, ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं। चलें आगे, अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन से है, क्या दे रखा हमें 13 माइनस कोष्टक में 10 माइनस फिर से कोष्टक 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाई के माइनस 2 प्लस 2 बराबर क्या है 20। अब 13 को उधर ले जाओ, 20 में से माइनस कर दो, कितना बच जाएगा 7 10 को बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में 10 और 2 12, माइनस 12, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस 16, ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 8 डिवाइडेड बाई के माइनस 2 बराबर 7, 16 में 12 जाएगा 4, 4 को उधर ले जाएंगे 7 में से 4 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 3, और इधर क्या बच रहा है हमारे पास में 8 बटे के माइनस 2 बराबर 3, इसे फर्दर सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 8 बराबर 3 के माइनस का 6, 6 उधर आके क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 3 के बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 14, यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 14/3, ठीक है। चले आगे, चलो अगला सवाल, अगला सवाल भी हमारे पास में इसका ही सिंप्लीफिकेशन का, तो पहले कोष्टक को सोल्व कर लेते हैं तो कोष्टक में पहले पूरा सवाल लिख देता हूँ मैं, 220 प्लस 80 डिवाइडेड
कोष्टक में क्या है हमारे पास में 63 माइनस का 7 इंटू 8 माइनस सॉरी प्लस इंटू फिर से कोष्टक 13 माइनस का 2 इंटू 4। तो यहाँ पे देखो, तो 13 माइनस 4 इंटू 2 मतलब 8, तो कितना बचेगा, ये 5 बच जाएगा। 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56, और 56 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास में 61। अब 61 में 63 में से 61 बच जाएगा, कितना बच जाएगा हमारे पास में 2। तो इक्वेशन क्या बच जाएगी 220 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2। तो 220 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास में 40 मतलब 260। ये वाली स्टेप मन ही मन में करनी है कि 13 माइनस 8 5, 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56, 56 और 5 कितना 61, और 63 में से 60 बन जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में 2। उसके बाद 80 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 40, 220 और 40 260। ठीक है, और ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती है, ऐसे नहीं कि आप एग्जाम में जाके बैठो और आधे आधे पेज में ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, चले आगे। तो 2 इकाई आंतरिक त्रिज्या और 3 इकाई बाहरी त्रिज्या वाली एक गेंद बनाई जानी है। गेंद को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी। अब बना सामग्री मतलब कितना, उसका आयतन कितना होगा, ये वाला चीज पूछ रहा है। आयतन का नाम सुनते ही क्या 3D आकृति आ जानी चाहिए आपके पास में। 3D, अब गेंद बनाई जानी है मतलब गेंद कैसे बनेगी, गेंद ऐसी बनती है पूरी गोलाकार, और अगर 3D आकृति तो उसे क्या नाम दे देते हैं हम, गोला ही बोलते हैं। और गोले का आयतन क्या होता है हमारे पास में 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा खोखला गोला, और खोखले गोले का आयतन क्या होता है हमारे पास में 4/3 पाई बड़े आर का क्यूब माइनस छोटे आर का क्यूब। तो हमारे पास में इसका आयतन क्या आएगा, आयतन आएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। 4/3 पाई, पाई में आंसर दे रखा है इसलिए पाई लिख लो। आर क्यूब मतलब 3 का क्यूब माइनस का 2 का क्यूब, तो 4/3 पाई 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27 माइनस 8। तो 4/3 पाई 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास में 19। तो 19 इंटू 4 76/3 पाई। यह हमारी क्या आ जाएगा गेंद का, सॉरी गेंद को बनाने के लिए जो सामग्री है उसका वजन 76/3 पाई। चलो मेंसुरेशन की अब लगातार 3 शिफ्ट दे रखे हो। मेंसुरेशन का हर सवाल जो फॉर्मूला बेस्ड है, और इससे पहले जो हमने चैप्टर वाइज वेटेज बताया था उसमें एक चीज़ क्लियर की थी कि मेंसुरेशन हमेशा ही क्या आता है हमारे पास में फॉर्मूला बेस्ड आता है टियर 1। चलो अगले सवाल पे चलते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, इसके क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या लगा दी है कि √3 की वैल्यू में 1.732 ऑलरेडी दे रखी है, ये यूज़ करना है, √3 यूज़ नहीं करना। तो इसका एरिया क्या होता है हमारे पास में समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, इंग्लिश वालों के लिए, अमेरिका से आए हैं। √3/4 इंटू 12 तो 4 से 3 बार। √3 की वैल्यू क्या है 1.732 इंटू 3 इंटू 12। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 17 51, 5.1। फिर से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12 छंग 72, 7 12 नमक 108, 108 और 7 कितना हो जाएगा 115, हासिल 11, 12 एकम 12, 12 और 11 कितना आ जाएगा हमारे पास में 23 का 3 हासिल 2, और 12 पंजे 60 और 2 कितना आ जाएगा 62। तो 62.352, लेकिन लास्ट में क्या होनी चाहिए 2 डिजिट पॉइंट के बाद, तो 62.35 हमारे सवाल का क्या होगा उत्तर। ठीक है, क्लियर इतना, चले आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ज्योमेट्री से, तो ये सेकेंड दे रखी है। ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास में आई एक्स वाई, ये आई है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये क्या दे रखा है हमें पी क्यू। इसकी जो हाइट लंबाई दे रखी है वो है 3, और इस वाले की हाइट क्या है हमारे पास में एक्स है, और इस वाले की लंबाई 5 और ये 10। तो हमारे पास में कंसेप्ट क्या होता है कि ये जो बाहर वाली है इसका किसके साथ मल्टीप्लिकेशन, ये पूरी वाली सेकेंड के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे इस बाहर वाली का इस पूरी सेकेंड के साथ मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है। तो मतलब 3 इंटू 3 प्लस एक्स बराबर क्या होगा 5,
और पूरी क्या है 5 + 10 मतलब 15, तो 3 से इसे काट लो, कितने बार कटेगा 5 बार, मतलब 3 + x बराबर कितना आ गया हमारे पास में 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 22। ठीक है, ये कंसेप्ट आया यहाँ से, ये सर्कल का ही कंसेप्ट है, ये वाली चीज़ पढ़ी होगी आपने, जैसे सेंटर है और हमने इसकी दो क्या खींच दी, कोड खींच दी, तो ये ए है, ये बी, ए सी और ये डी, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, मतलब ए एम बराबर क्या होता है हमारे पास में, बी एम बराबर सी एम इंटू एम डी। क्लियर इतना, चले आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, x + 1/x बराबर 9, तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर 50। कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, तो पहले निकालेंगे हम क्या, x² + 1/x² बराबर 9 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब कितना आ जाएगा 79। यहाँ तक निकालना सरल था, लेकिन अब कुछ महानुभाव को 79 का स्क्वायर निकालना आता ही नहीं होगा, तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है कि स्क्वायर कैसे निकालें, वो जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा 79 का स्क्वायर माइनस का 2। कैसे निकालेंगे, पहले 9 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा 81, हासिल कितना आएगा 8, फिर उसके बाद तीनों का मल्टीप्लाई करना, 7 9 2 का, 7 × 9 63, 63 × 2 करेंगे 126, 126 और 8 134, 134 का 4, हासिल कितना आ जाएगा हमारे पास में 13, और 7 का स्क्वायर करो 49, 49 और 13 कितना आ जाएगा हमारे पास में 62, तो 62 4 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा हमारे पास में 62 3 9। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में जो लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट है वो 9 खाली एक ही ऑप्शन में, अगर आप चाहते यहीं से तो 71 मतलब 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1, 1 में 2 जाएगा हमारे पास में, हमेशा 11 में 2 जाएगा 9, यूनिट डिजिट 9 ही आती। अगर आपको 79 का स्क्वायर नहीं भी पता था तो भी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर भी बहुत चालाक होता है, कभी कभी चारों ही ऑप्शन में 9 डिजिट रख देगा, तब आपको पता होना आवश्यक है। अगर लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमें जो तैयारी करते हैं हम तैयारी इस लेवल पे करते हैं कि हर सिचुएशन के लिए हम तैयार रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना था, थीटा बराबर 45 पुट करो और आगे निकल जाओ, तो 1 प्लस कितना है हमारे पास में साइन की पावर 4 थीटा, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और 1/√2 की पावर 4 करेंगे कितना आ जाएगा 1/4, प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ये भी कितना आ जाएगा 1/4 बटे कोस स्क्वायर थीटा मतलब 1/2, और साइन की पावर 4 थीटा मतलब कितना आ जाएगा 1/4। एलसीएम लो, ऊपर कितना आ जाएगा 4, ये 4 + 1 + 1, और नीचे भी एलसीएम लेंगे अगर 4 तो कितना आ जाएगा ये 2 + 1, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 + 1 + 1 कितना आ जाएगा 6, और 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, 3 से इसे काटो कितना आ जाएगा हमारे पास में आंसर 2। ठीक, क्लियर इतना, चले आगे। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास में, ट्रिग्नोमेट्री का दे रखा है, क्या दे रखा है, ए कोट थीटा बराबर बी, यहाँ से अगर मैं इसे कहूँ कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा बी अपॉन ए, मतलब कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बी, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई ए। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बी कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा अपॉन बी कोस थीटा प्लस ए साइन थीटा। अब कोस की वैल्यू बी लग दो और सी की वैल्यू ए रख दो, तो बी इंटू क्या आ जाएगा बी माइनस ए इंटू ए अपॉन बी इंटू बी प्लस ए इंटू ए, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना, चले आगे। अगला सवाल क्या हमारा, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करें। तो जब भी दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से गुजरे और हमें त्रिज्या पता हो तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि उनके कॉमन कोड की लंबाई क्या होगी। तो कॉमन कोड की लंबाई क्या होती है हमारे पास में, फिर √3 इंटू आर, तो √3 और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 18, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 18√3। लेकिन आंसर में कहीं भी 18√3 नहीं दिया गया था,
वो उसने थोड़ी सी चालाकी दिखाने की कोशिश करी। क्या चालाकी करी कि 18 को उसने लिख दिया 6 इंटू 3 √3 और इस 3 को भी रूट के अंदर भेज दिया। तो 3 को जब रूट के अंदर ले गया तो क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा 27। तो 6√27 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल एलजेब्रा से ही है। तो क्या है 4y प्लस 4/y बराबर 13 और पूछा है क्या y² माइनस 1/y²। तो यहाँ से अगर मैं 4 का भाग दे दूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास में y प्लस 1/y बराबर 13/4 और पूछा क्या है y² माइनस y²। तो यह क्या हो जाएगा 13/4 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा 169/4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 169/16 तो कितना आ जाएगा 10/9 16 प्लस का 2। तो 10 और 2 कितना आ जाएगा 12 सही 9/16। अगला सवाल, अगला सवाल हमसे जो पूछा है वो दे रखा है कि 2 कोष्टक में ले लेता हूँ मैं 1 प्लस पी प्लस 1/2 कोष्टक में 1 प्लस क्यू प्लस 1/2 कोष्टक में 1 प्लस आर। ठीक है, अब p की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास में, तो 1 प्लस पी निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से डायरेक्ट 1 प्लस पी। अब p की जो वैल्यू दे रखी है हमें वो दे रखी है x/x प्लस जेड। अगर मैं एलसीएम लूँगा y प्लस जेड, अगर मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में y प्लस जेड और इधर क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये 1 प्लस पी की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार अगर मैं 1 प्लस क्यू की वैल्यू निकालने जाऊँ तो क्या निकलेगा मेरे पास में x प्लस वाई प्लस जेड और बटे में क्या आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा हमारे पास में x प्लस जेड। ऐसे अगर मैं 1 प्लस आर की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन क्या आएगा हमारे पास में x प्लस वाई। ठीक है, अब ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो 1/2 कोष्टक में क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड और ये जो y प्लस जेड है ऊपर चला जाएगा, जैसे लिख देते हैं हम डायरेक्ट y प्लस जेड। ऐसे ही यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास में x प्लस जेड ऊपर जाएगा तो x प्लस जेड हमने लिख दिया यहाँ पे और 2 कोष्टक में क्या बचेगा हमारे पास में x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में x प्लस वाई अपॉन 2 कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड। अगर एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 2x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ क्या बनेगा y प्लस जेड प्लस x प्लस जेड प्लस x प्लस वाई। मतलब ये भी क्या बन जाएगा मेरे पास में 2 कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड और अपॉन में क्या है 2x प्लस वाई प्लस जेड कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास में 1। ठीक है, चले आगे। अगला सवाल क्या है डीआई का, क्या दे रखा उन्होंने पूछा हमसे व्हाट इज द टोटल अमाउंट यूज्ड बाय द स्कूल फॉर द पेमेंट द एंटायर फंड दैट स्कूल गेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इक्वल टू Rs 10 लाख। तो हमारे पास में टोटल क्या है 10 लाख रुपए हैं और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि जो पेमेंट के लिए स्कूल ने कितना खर्च किया है। तो कितना खर्च किया है भैया 11% किया है। तो 10 लाख का अगर मैं 11% निकालने जाऊंगा तो कितना होगा मेरे पास में 1,10,000। ठीक, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। चले आगे। अगला सवाल दे रखा है हमें कि इफ द टोटल मार्क्स आर 1800 देन फाइंड द मार्क्स इन सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में कितने मार्क्स आए हमारे पास में 72 डिग्री। ठीक है, डिग्री में दे रखा है। अब डीआई में क्या होता है कि टोटल कितने 360 डिग्री का सर्कल बनता है हमारे पास में। तो 360 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 1800, हमसे पूछा है 72 की। तो 1800 बटे 360 इंटू 72। तो 10 से 10 36 से 2 बार 18 इंटू 2 कितना आ जाएगा 360। 360 हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की शिफ्ट यहीं पे समाप्त होती है। 25 के 25 क्वेश्चन हमने कर लिए, वो भी बेस्ट मेथड से बेस्ट सॉल्यूशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।